इसको हम लोग वायरल प्रश्न बोलेंगे। यहाँ से आपके सभी प्रश्न जो है सीधे टू सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 फरवरी के दिन परीक्षा के रोज ये वीडियो से सारा प्रश्न आपका आएगा। प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो भी वीडियो पे पहली बार आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट मेरे साथ साथ सभी प्रश्नों का आंसर देते हुए चलेंगे। फर्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, सभी का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और जस्ट एग्जाम से पहले उसको एक बार जरूर देखेंगे। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, पोलराइड के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। बिल्कुल फर्स्ट के दोस्तों राइट से आपको जाएंगे ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है पोलराइड के द्वारा। फटाफट हम लोग सभी प्रश्न को करते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन पे आपको नहीं रुकना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की जो घटना उसको क्या बोलते हैं? ये आपका यहाँ पर कोण लिखा हुआ, बताइए प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर मुड़ने की जो घटना है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपके राइट से आएंगे वो है विवर्तन। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? बताइएगा आप लोग किसको प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? परावर्तन को, अपवर्तन को, विवर्तन को या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव को? बिल्कुल थर्ड के दोस्तों राइट से आपको जाएंगे वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। बताइए वो कौन सी घटना होगी, वो कौन सा इंसिडेंट होगा? बिल्कुल 14 के दोस्तों राइट से आप 4 के आपके आंसर आएंगे वो है ध्रुवण, यानी कि एक ऐसी परिघटना जो कि ध्रुवण है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है या फिर नहीं है। तो राइट से आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है किसका? अपवर्तन का, परावर्तन का, अपवर्तन, परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण तीनों का। बिल्कुल 5 के दोस्तों राइट से आपको जाएंगे अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक उदाहरण है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे 5, 6, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाए तो बताइएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में जो बदलाव होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 6 के दोस्तों आपके यहाँ पर राइट से जाएंगे वो है 1/√2, यानी कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है उसमें जो बदलाव होगा वो 1/√2 का बदलाव होगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। ये प्रश्न दोस्तों वही प्रश्न है जो कि आपके हर एक स्टूडेंट को आता होगा और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग होगा। बिल्कुल C1 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है hv/c, ऑप्शन आपके भी C1 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुना कर दी जाए तो बताइएगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? दुगुना, दुगुना से ज्यादा नहीं बदलेगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 8 के दोस्तों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे वो है दुगुना से ज्यादा। बहुत लोग दुगुना लगा देते हैं जो कि गलत हो जाएगा, दुगुना से ज्यादा आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बिल्कुल 9 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन ए आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, यदि विराम से इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितना होगी? बिल्कुल 10 के दोस्तों राइट से यहाँ पर हो जाएंगे 1.6 × 10⁻⁻90 जूल। ये जो आपका है इस प्रकार का लिखा हुआ 1.90 जूल, जूल जो है आपका ऊपर में पावर में लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिणाम होता है। बताइएगा हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? 11 के दोस्तों बिल्कुल आपके यहाँ पर जो राइट हो जाएंगे वह C/137, ऑप्शन आपके बी 11 के बिल्कुल करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हमने आपको कई बार बताया कि दृश्य भाग में जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा बाल्मर श्रेणी, ठीक है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बाल्मर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ती है जो कि हम लोगों को दिखाई देता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किन संकरण में तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है किस में? बताइएगा आप लोग। बिल्कुल 13 के दोस्तों राइट से जाएंगे वो है N2 से लेकर के N1 तक जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो राइट से यहाँ पर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा जो है वो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका एनर्जी का सूचक है, याद रखिएगा एनर्जी का जो मात्रक है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा जो है वो -54.4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो हो सकता है वो कौन है? हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, कौन है? बिल्कुल 14 के दोस्तों राइट आपको जाएंगे वो है HET, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। He प्लस आपका यहाँ हीलियम प्लस प्लस लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आ जाता है जो मुक्त ऊर्जा होगी वो क्या होगी? यानी कि तृतीय कक्षा में पहले था फिर वो जो है द्वितीय कक्षा में आ गया, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी, जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल
15 के दोस्तों आंसर आपके यहाँ पर जो हो जाएंगे वो आपको जाएंगे 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसी त्वरित नहीं करता, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को या फिर चार कण को। बिल्कुल 16 के दोस्तों आंसर आएंगे न्यूट्रॉन को, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है कि न्यूट्रॉन को जो है एक्सेलरेट नहीं करता, तो आंसर आपके 16 के ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 17। एक रेडियो समस्थानिक की जो अर्धायु है वो 5 वर्ष है। अगर 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का जो अंश होगा वो क्या होगा। बिल्कुल 17 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/8, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मकों में कौन संभारिक युग्म है। देखिए बहुत लोग यहाँ पर जो है H को लगा, A को लगा देगा, B को लगा देगा, फिर कोई भी C को लगा देगा, लेकिन जो राइट आंसर आपका होगा वो है ऑप्शन डी। संभारिक का मतलब क्या हो गया, जिसका मास समान हो, मास यानी कि द्रव्यमान। ऑप्शन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 30 है, ये 30 है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, नाभिकीय घनत्व का जो क्रम होता है वो क्या होता है, बताइएगा। बिल्कुल 19 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। अभी दोस्तों समझाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप लोगों का जो वक्त है वो काफी कीमती है, तो प्लीज अपना समय आप अपने एग्जाम में, अपने परीक्षा में, अपने पढ़ाई में लगाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इधर उधर बिल्कुल भी फालतू ना घूमें। दोस्तों गोली जो है वो बंदूक से निकल चुकी है, एग्जाम जो है वो आपका होगा ही ना, गोली वापस आएगा ना एग्जाम रुकेगा, एग्जाम भी होगा, गोली भी मतलब कि चल गई है। अब आपका वक्त है, आपको कैसे तैयारी करनी है ये चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, नाभिकीय घनत्व की कोटि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या होता है। बिल्कुल 20 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 10⁻17। तो नाभिकीय घनत्व की जो कोटि है वो 10⁻17 होती है, किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की जो प्रक्रिया का नाम है वो क्या है। हमने आपको कई बार बताया, वो प्रक्रिया जो है आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो राइट आंसर 21 के आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगे। बिल्कुल 22 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन डी आपके 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का जो रूप होता है वो क्या होता है। डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में ध्यान रखना, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में जो सूचना संकेत का रूप होता है वो दोस्तों आपका होता है एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन आपके सी जो है 23 के बिल्कुल करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल 24 का दोस्तों आंसर आपको हो जाएगा वो है आपके V2HR, ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन 25। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया, कल भी आपको ये प्रश्न करवाए थे कि टेलीविजन संचार में आमतौर से जो उपयुक्त आवृत्ति प्रास है वो 30 से लेकर के 300 MHz यानी कि मेगाहर्ट्ज है। तो 25 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब, मजा आया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न देखा, देखिए ऑप्शन गलत है लेकिन आप लोग को सही लगाना है। एंड गेट के बारे में बात हो रही, तो मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपको एंड गेट के बारे में पूछा जाए तो आपको जो है A.B बराबर Y लिख देना है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए और गेट के बारे में तो आपको लिख देना है A+B। एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 100% आएगा, A+B बराबर Y। वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पर एन लगा दिया यानी कि नॉर गेट कर दिया तो ऊपर में बार लग जाएगा। यहाँ पर अगर आपका एंड गेट में अगर एन लगा दिया यानी कि नंद गेट कर दिया तो यहाँ पर बार लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही बार होगा, 2 बार आपका नहीं होगा, वो मैं आपको समझाने के लिए कर दिया। तो राइट से यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एंड गेट के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब ये हो जाता है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी, अधिक अपसारी। बिल्कुल 27 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है अधिक अभिसारी। ऑप्शन भी आपके 27 के बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, यदि किसी लेंस की फोकस मीटर हो तो इसकी क्षमता का जो मान होगा वो क्या होगा। बिल्कुल 28 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएंगे वो है आपके 1/f डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मान होगा। बी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी। बिल्कुल 29 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है 5 डायोप्टर। ऑप्शन आपके ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, यदि लेंस की क्षमता +1D हो तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। लेंस की क्षमता अगर +1D हो तो उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होगी। बिल्कुल दोस्तों 30 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1 मीटर। ऑप्शन ये आपके 30 के बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 31, यदि समान फोकस दूरी के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो
तो बताइएगा संयुक्त की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, बताइएगा बिल्कुल। 31 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है /2। ऑप्शन आपके सी 31 के बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, 15 का द्विचर तुल्यांक होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि 4 1 होगा, 4 1 होल 2, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये जो है 15 का क्या है, द्विचर तुल्यांक है। ये प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न है। वैसे जितने भी हम लोग प्रश्न करते हैं ये सभी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का जो कारण है वो क्या होता है। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का जो कारण होता है वो क्या होता है, बिल्कुल 33 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण जो है ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन होता है, यानी कि विद्युत प्रवाह होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक जो है वो क्या होता है, विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। 34 के जो राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों आपके यहाँ पर जो हो जाएंगे वो है विद्युतीय उदासीन, ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, अवक्षय क्षेत्र में होते हैं, अवक्षय क्षेत्र में क्या होते हैं, बिल्कुल 35 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे इलेक्ट्रोड एवं वीबर होल दोनों ही नहीं, यानी कि अवक्षय क्षेत्र में ये दोनों नहीं होते हैं। तो 35 के राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 36, यदि समरूप विद्युत X, मैंने आपको कहा था कि ये प्रश्न में अगर आपको यहाँ पर X दिख जाए तो यहाँ पर आपको वही ढूंढना है, यानी कि Y और Z ढूंढना है, X को छोड़ करके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र X एक्सिस की दिशा में विद्यमान हो तो बताइएगा समविभव जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आपका X है, तो यहाँ पर ये X है, ये नहीं होगा, ये भी X है, नहीं होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको Y होता तो यहाँ पर आपको क्या ढूंढना था, यहाँ पर आपको Y छोड़ करके दोनों को ढूंढना था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मैंने आपको बताया है, ट्रिक के साथ आपको आंसर देना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो है क्या होगा। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया कि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, डिबाई मात्रक है किसका, आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आवर्त का, कोई नहीं। तो डिबाई जो मात्रक है वो किसका मात्रक है। 38 के बिल्कुल राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। मैंने कहा था कि ये लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है, लेकिन आपको 39 का बिल्कुल सही आंसर लगाना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो लंबवत होती है सतह के, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी 90 डिग्री के एंगल पर। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, एक कूलम आवेश बराबर, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल 2.99 × 10⁻9 ESU जो है मेरे प्यारे साथियों। कभी कभी आपको जो है 2.99 की जगह आपको सिर्फ 3 दे देगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आपको 3 दे दिया × 10⁻9 दे दिया तो दोस्तों राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लगभग में 3 को इसको माना जाता है। तो एक कूलम आवेश बराबर 2.99 × 10⁻9 ESU होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, यदि गोले पर आवेश जो है वो 10 माइक्रो कूलम हो तो उसके सतह पर जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा। बिल्कुल 41 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 36 पाई × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर पर कूलम। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है और द्वितीय जो नियम है वो किस पर आधारित है। मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया था, बिल्कुल 42 के राइट आंसर आएंगे वह आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किससे रिलेटेड है, वो है आवेश संरक्षण से, और जो द्वितीय नियम है दोस्तों वो आपका ऊर्जा संरक्षण से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो बताइएगा आप लोग, तापक्रम अगर बढ़ाए तो प्रतिरोध घटेगा, तो बताइए वो कौन सा पदार्थ होगा, अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। बिल्कुल 43 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके अर्धचालक, ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध जो है घटता है अर्धचालक का। कभी कभी आपको प्रश्न जो है घुमा के पूछ देगा, तो बताइए अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको क्या लेना है, घटता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, एक विद्युत हीटर, मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको सिंपली वो क्वेश्चन को बनाना है जो कि सेकंडों में बन जाए। ये देखिए आपका न्यूमेरिकल है, इसमें कम से कम आपको 5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल एक विद्युत हीटर जिसका 100 वाट और 200 वोल्ट के तार के बीच दो टुकड़े कर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, ये कितनी शक्ति देगी। 44 के जो अगर बनाएंगे तो उसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 वाट। देखिए अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन से जो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा वो क्या किया जा सकता है। सिंपली आपको कहा गया है
कि बताइए इनमें से यहाँ पर कौन नहीं हो सकता है। बिल्कुल 45 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपकी 1/3 ऑफ, ठीक है। अच्छा कौन कौन किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम लोग फॉर्मूला पर भी देखेंगे तो राइट आपका ऑप्शन डी होगा 45 नंबर क्वेश्चन का। आपको दो प्रश्न पूछा जाता है, पूछ देगा कभी कि श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है प्रतिरोध के लिए वो क्या होता है दोस्तों। तो श्रेणी क्रम के जो फॉर्मूला है वो आपका R1 + R2 + R3 होता है। वहीं पे अगर आप लोग बात करेंगे समांतर क्रम का तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 46, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका एक आदर्श वोल्टमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। वहीं पे अगर आपको दे देता आदर्श एमीटर अगर आपको दे देता वहां पर तो दोस्तों उसका जो प्रतिरोध है वो आपका शून्य हो जाता। तो ध्यान रखिएगा वोल्टमीटर का अनंत और एमीटर का शून्य होता है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बताइएगा कौन सा नियम है जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। 47 के बिल्कुल राइट से आएंगे दोस्तों, वो है लेंज नियम। ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 48, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा नहीं होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। बिल्कुल 48 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है H। ये जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 49, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर जो उत्पन्न होता है वो क्या उत्पन्न होता है। ध्रुवीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 49 के दोस्तों आंसर आपको देंगे वो है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 50, ट्रांसफार्मर कार्य करता है सिर्फ डीसी में, सिर्फ एसी में, या फिर एसी और डीसी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 50 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है केवल डीसी में। तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ए बी हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट बी, ठीक है, केवल एसी में। तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो केवल एसी में कार्य करता है। 50 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, किसी को भी गलत नहीं लगाना है, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं, आप लोग को पता होगा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के साथ। देखिए अगला प्रश्न, अल्टरनेट करें जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो पदार्थ है, करोड़ बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त पदार्थ है वो कौन सा है। बिल्कुल 51 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है मुलायम इस्पात, ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न नंबर 51, विद्युत विभव का मात्रक जो है वोल्ट है और ये तुल्य है किसका, यानी कि ये किसका बराबर है। बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे वो है जूल वाट कूलम का विद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट है वो बराबर होता है, यानी कि वोल्ट बराबर सिंपली बोल सकते हैं कि जूल वाट कूलम होता है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 52, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या है वो क्या होती है। 52 के बिल्कुल आंसर जाएंगे दोस्तों बढ़ती है, ठीक है। तो साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या है वो क्या होती है, बढ़ती है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 53, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया, बिल्कुल आंसर आएंगे वो है कूलम गुना मीटर, यानी कि कूलम मीटर। ये जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 54, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की जो अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा है उसके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा। बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे वो आपके 90 डिग्री, ऑप्शन बी। आप लोग चाहे तो अपने से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है, कीमती वक्त है, तो हम लोग ज्यादा वक्त नहीं देंगे कोई भी प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न नंबर 55, किसी घिरे सतह पर पूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का क्या होता है। बिल्कुल 55 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है 1/ε गुना, ऑप्शन आपके ए 55 के करेक्ट हो रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 56, 1000 वाट हीटर 220 वोल्ट से चिन्हित है, उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। 56 की जो आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 52.9 ओम, ऑप्शन डी। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वो क्या कहलाता है, यानी कि परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में यानी कि टेम्परेचर में बदल देता है वो क्या कहलाता है। बिल्कुल वो हो जाएंगे आपके प्रतिरोध, ऑप्शन ए। मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध जब होता है दोस्तों वहां पर वो गर्म हो जाता है, यानी कि वहां पर टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है, तो वो जो प्रतिरोध का ही काम होता है। आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 60, किसी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह का कारण है वो क्या है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। बिल्कुल 60 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे विद्युतीय विभव में अंतर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 61, डायनामिक के कार्य का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। बिल्कुल 61 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनामिक के कार्य का सिद्धांत जो है वो आधारित है। तो आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 62, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा जो प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो B है। बताइएगा वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान D/8 होगा। 62 के बिल्कुल आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके √3r, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न नंबर 63, अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से क्या होता है। बिल्कुल 63 के दोस्तों आंसर आपको हो जाएंगे वो है उनकी चालकता बढ़ जाती है, ऑप्शन डी आपके 63 का करेक्ट उत्तर रहेगा।
देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 64, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की एसोल्ड आवृत्ति जो है वो जिस पर होती है बताइएगा वो क्या हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, तो 64 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 65, द्रव्य तरंग की जो परिकल्पना किया है वो किसने किया है, प्लांक ने, थॉमसन ने, आइंस्टीन ने, डी ब्रॉगली ने। बिल्कुल 65 के दोस्तों आंसर आपके जो हो जाएंगे वो है डी ब्रॉगली ने, तो ऑप्शन डी आपके 65 का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 66, डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ है वो क्या है, यानी कि जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों वो क्या है, पूछा गया प्रश्न आपको। 66 के बिल्कुल आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन है लैम्डा बराबर h बटा mv। ऑप्शन आपके जो है ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है और एग्जाम देना है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के तरंग प्रकृति के कारण, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण, दोनों ही कारणों से या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 67 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे प्रकाश के कण प्रकृति के कारण। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 69, निम्न में से किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होती है। बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे बल, दूरी, समय। इसकी जो विमाएं होती है, जो डायमेंशन होती है वो दोस्तों प्लांक नियतांक प्लैंक कांस्टेंट के समान होती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 69, एक गोले दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ेगी, घटेगी या फिर अचर रहेगी, यानी कि वैसे ही रहेगी। बिल्कुल आंसर जाएंगे वो है अचर रहेगी। तो कोई भी गोलीय दर्पण के अगर पानी में डुबाया जाए दोस्तों, कोई भी गोलीय दर्पण को, तो उसका फोकस दूरी में कोई भी चेंज नहीं होता है। भी प्रश्नों को क्या ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मॉडल सेट 1 था और प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी न्यूमेरिकल है आपको उसको टच भी नहीं करना, उसको छूना भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 70 में से ज्यादा 8-10 प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल रहेगा, बाकी 60 प्रश्न जो है आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल रहेगा। तो थ्योरी वाला प्रश्न को बनाएंगे तभी हमारे पास टाइम बचेगा, उस टाइम में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये आपका मॉडल सेट वायरल सेट 1 था। इसी तरीके से आपका 2, 3, 4, 5 आएगा। सभी को आपको वीडियो को देखना और प्लीज इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, यानी कि वो वीडियो और इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर हो सके उतना किया कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए।